नमस्कार, मैं गुरचरण सिंह सरोय, हेलो प्रोफेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज हम 2023 के बजट के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट श्री संजीव भंडारी जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। सर, आपका हेलो प्रोफेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है जी। थैंक यू सरोज जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल बजट 2023 विधान पार्लियामेंट में पेश हुआ है, ठीक है सर। तो उसके रिलेटिंग जो भी मेजर क्वेरीज हैं वो हम डील करेंगे। डायरेक्ट टैक्स से स्पेशल रिलेटिंग और मिडिल क्लास से रिलेटिंग, एमएसएमई से रिलेटिंग, एनआरआई से रिलेटिंग। जी सर, प्रोसीड कीजिए। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इनकम टैक्स स्लैब और दरों में क्या बदलाव हुए हैं और इनका मिडिल क्लास को क्या बेनिफिट मिलेगा? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। जो कल चेंजेस हुई हैं मैं आपको बता दूं, हमारे पास ऑप्शन है टूरिज्म में, ओल्ड रिज्म और न्यू टैक्स रिज्म। ओके, ठीक है सर। तो लास्ट ईयर तक तो हम ये ऑप्शन अडॉप्ट करनी पड़ती थी कि हमने न्यू में जाना कि नहीं जाना। इस साल इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है, यानी अगर आप रिटर्न फाइल करोगे सेशन डे 24-25 से, हाँ जी, तो आपको न्यू टैक्स रिज्म आएगा हाँ जी, बाय डिफॉल्ट। अगर आपको स्पेशली चूज करना पड़ेगा, अगर आपने ओल्ड में जाना है, अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हो तो आपको स्पेशली चूज करना पड़ेगा सर। ओके, हाँ जी, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ जी, अदरवाइज नहीं तो न्यू टैक्स रिज्म में आपकी रिटर्न जाएगी। ओके। और जो नई चेंजेस आई हैं, जो 7 लाख की जो लिमिट है जिस पे हमें टैक्स नहीं है, रिबेट मिलता है, वो न्यू टैक्स रिज्म में है। न्यू टैक्स रिज्यूम में है। ओल्ड टैक्स रिज्म में कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज ही है। ओके, ये ध्यान में रखने वाली बात है। क्लैरिफिकेशन वाला यही हाँ, बात है। एसएससी को क्लियर होना चाहिए। तो जी, अगर वो एसएससी न्यू टैक्स रिज्म में जाता है तो जो स्लैब्स हैं 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अच्छा जी, 3 से 6 लाख तक 5% है, ठीक है। 6 से 9 10% है, ठीक है जी, और 9 से 12 15% है, ऐसे 20 और 30% है। ओके, ठीक है ना, ये चेंजेस की हैं, तो बड़ी अच्छी चेंजेस हैं। और अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको 87 में रिबेट मिलेगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मैं ये एक एसएससी को मैसेज देना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी इस बार, जो पहले नहीं थी न्यू टैक्स रिज्म में। तो दैट मीन्स आप 7.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं जाएगा। ठीक है सर। और सेकंड, अगर आप एनपीएस का भी इसमें बेनिफिट मिल गया है। नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो 50,000 तक का वो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा सर। दैट मीन्स अगर आपकी इनकम 8 लाख है, 8 लाख न्यू टैक्स रिज्म में जाते हो, हाँ जी, आपके पास 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हाँ जी, 50,000 एनपीएस है, तो आपकी 7 लाख इनकम आ गई, कोई टैक्स नहीं, यानी कि 8 लाख का 8 लाख टोटल इनकम होगा तभी कोई टैक्स नहीं। तो आपको ये कंपेयर करना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन बताता हूँ, न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में हमें किस में से ऑप्ट करना चाहिए। और क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो तो आपको एक बार मौका मिलेगा। आपने एक जिस स्कीम को ऑप्ट कर लिया, आप फिर दोबारा उसमें दूसरी में नहीं जा सकते, एक बार चेंज कर सकते हो, वन टाइम ऑप्शन है जी। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन नहीं हो, प्रोफेशन नहीं हो, सैलरीड हो, या फिर आपकी रेंटल इनकम है, अदर सोर्स है, फिर आप हर साल आपके पास ऑप्शन है ओल्ड में जाना कि न्यू में जाना है। तो ये ध्यान रखना मेन चीज। जी 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 सर। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो न्यू और पुराने में कैसे आपको टैक्स इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर 12 लाख इनकम है और आपकी छूट, आपको इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिल रही है हाउसिंग लोन पे जो हम लेते हैं बोरोड कैपिटल पे, ठीक है, 2 लाख की, 1.5 लाख तक की अपनी एटीसी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, 25,000 मेडिकल भी दिए हुआ अपने प्रीमियम, 50,000 एनपीएस में, तो टोटल 4,75,000 ये बन जाता है। 12 में से 4,75 लेस करेंगे तो 7,25,000 नेट इनकम आई, जिसपे 59,800 टैक्स मिलता है सर ओल्ड में। हाँ, न्यू में तो छूट है नहीं, न्यू में तो सिर्फ पेंशन एनपीएस की छूट है, पेंशन की और स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो उसमें आपको 1 लाख का बेनिफिट मिला। तो 12 में से एक गया 11, तो 11 पे आपका टैक्स बनता है 78,000 जी। दैट मीन्स न्यू टैक्स रिज्म में आपका टैक्स ज्यादा बनेगा अगर आपकी 12 लाख इनकम है और आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है। लेकिन अगर आप हाउसिंग लोन नहीं लेते सर तो उल्टा हो जाएगा, आपको चाहे एटीसी में 1.5 लाख की डिडक्शन है, 25,000 की मेडिकल में है, एनपीएस की 50,000 में है, तो 2,75,000 बनी। हाँ जी, ठीक है सर। तो 12 में से 2,75 माइनस कर दोगे, 9,25 आपकी टैक्सेबल इनकम बन गई। तो 9,25 पे आपको 1,01,400 रुपए टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिज्म में, ओल्ड टैक्स सिर्फ
क्या फ़र्क आया है कि इसमें आपके पास हाउसिंग लोन नहीं लिया हो, आपको इंटरेस्ट क्लेम नहीं करे 2 लाख का, और अगर नहीं में जाते हो, आपकी 12 लाख की इनकम है, हाउसिंग लोन नहीं है, तो आपको 11 लाख की इनकम पे 78,000 टैक्स लगेगा। तो उसमें आपको नई स्कीम में जाना चाहिए। उसमें नई स्कीम, तो आप नहीं देखना कि आपके के पास कितनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, आपने हाउसिंग लोन लिए है, अगर ये सब चीज़ें हैं आपके पास तो आपको ओल्ड रेजिम में जाना चाहिए, अदरवाइज न्यू इज द बेस्ट। तो मैं ये प्रेफर करूंगा। और इन्होंने एक और काम किया है, जो हाई टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो सरचार्ज था वो 37 से रिड्यूस करके 25% कर दिया। सर ये भी एक मेजर चेंज है, बेनिफिट है मिडिल क्लास के लिए। बजट बहुत अच्छा है, इस हिसाब से उनकी सेविंग हो जाएगी 7 लाख तक, कोई टैक्स ही नहीं है, ठीक है ना। तो पहले तो आपको मान लो आपकी अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पुरानी स्लैब में अगर चले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो 5 से 7 के बीच 20% है, तो 20% मीन आपको ये 2 लाख पे 40,000 रुपये टैक्स देना वो पड़ना था, प्लस जो 2.5 से लेकर 5 लाख है उस पर 5% है, वो 12,500 वो देना पड़ना था, 52,500 प्लस सरचार्ज 4%। तो आप देख लो कितना टैक्स पड़ जाना था आपका। और अगर न्यू रीजन में जाते हो 7 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं, कोई टैक्स नहीं। तो जिनकी इनकम 7 लाख तक है वो तो निश्चिंत इसमें जाएं न्यू टैक्स रीजन में, जिन्होंने अपना इनकम नहीं बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, 7-8 लाख तक है, तो पेंशन में एनपीएस में करना इन्वेस्टमेंट 50,000 का बेनिफिट तो मिल ही जाएगा। अगर सैलरीड पर्सन है और 8 लाख तक वो फिर दिखा सकते हैं इनकम, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करेगा एनपीएस, ठीक है ना सर। ठीक है, ये बेनिफिट है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि सैलराइज्ड क्लास और सीनियर सिटीजन और वुमेन के लिए इस बजट में क्या क्या घोषणा की गई है? जी सर, वुमेन के लिए मैं पहले बोलना चाहूँगा कि वुमेन के लिए जो लोअर मिडिल क्लास वुमेन हैं जो अपना हार्ड अर्निंग करके पैसे जमा करती हैं, उनके लिए 2 लाख रुपया 2 साल के लिए वो डिपॉजिट करा सकते हैं। उस पर 7.5% इंटरेस्ट सरकार देगी। जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम है, ऐसे ही जो वुमेन सम्मान निधि स्कीम आई है वो लॉन्च करेगी, उसको प्रपोज की है इस बजट में। तो वो दैट मीन्स 30,000 रुपया 2 साल बचा सकते हो। तो छोटे जो लोग हैं जो अर्निंग करते हैं वुमेन, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जी। और उसके बाद अगर आप बात करें सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बेनिफिट है इस वजह में, बहुत ही बूस्ट मिलेगा उनको। पहले 15 लाख तक वो सीनियर सिटीजन स्कीम में डिपॉजिट करवा सकते थे, मैक्सिमम लिमिट थी, अब उसको बढ़ाकर 30 लाख डबल कर दिया। दैट मीन्स आप सीनियर सिटीजन हो, आपके 60 साल से ऊपर की उम्र है, आपके पास सेविंग्स है अपनी, चाहे आप रिटायर हो या बिजनेस सेविंग्स है, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आपके पास 30 लाख है, आप बैंक में खाता खुलवाइए सीनियर सिटीजन में या पोस्ट ऑफिस में और निश्चिंत होकर सो जाइए, क्योंकि आपको 8% के हिसाब से 20,000 पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन होती है मंथली इंटरेस्ट ले लो, क्वार्टर ले लो, तो आपको बेनिफिट ये हो गया। पहले 15 लाख था, ये जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो इस पर कोई इनकम टैक्स है? सर उस पर तो टैक्स है, उस पर टैक्स है। ये दूसरा उसमें क्या कर दिया इन्होंने, सीनियर सिटीजन के लिए मंथली इनकम स्कीम लिमिट है जो वो 9 लाख से बढ़ाकर उसको डबल कर दिया। ठीक है सर, डबल कर दी। मंथली इनकम स्कीम में भी आप उसको डबल बेनिफिट ले सकते हो। उसमें भी 7 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट है, अप्रॉक्सीमेट 7.10 के आसपास। और 15 लाख की ओवरऑल लिमिट कर दी ज्वाइंट होल्डर्स के लिए, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों सीनियर सिटीजन है तो 15 लाख डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो इस स्कीम में भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना सर। तो भाई कल अभी आप पिछले साल देखोगे तो एफडीआर रेट 5% तक हो गए थे, 5.5% तक हो गए। तो ये सीनियर सिटीजन स्कीम में बहुत अच्छी ऑप्शन है, इंटरेस्ट। हाँ जी जी सर मेरा नेक्स्ट और क्वेश्चन है, फॉरेन रेमिटेंसेस प्लस इंटरनेशनल टूर पैकेजेस एंड टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड क्या क्या बदलाव किए गए हैं? हाँ जी, इसमें सर मैं अपने व्यूअर्स को और पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ, अपने डियर फ्रेंड्स को बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 206C में 1G में जो टीसीएस इम्पोज हुआ था उसमें टूर ऑपरेटर्स पे लगा था। तो उसमें कुछ चेंजेस हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें चेंजेस नहीं हुई हैं, जैसे आपके बच्चे बाहर जाते हैं फॉरेन में, तकरीबन हर घर में 2 घर छोड़कर किसी न किसी का बच्चा या रिलेटिव बाहर गया हुआ है। तो अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो बैंक से बच्चे के इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए, इंटरनेशनल की बात करूँ तो उसमें 0.5% टीसीएस देना पड़ता है। ठीक है सर, हाँ जी, जो लोन हो तो वो एज इट इज़ है, ठीक है, वो उतना ही देना पड़ेगा। और अगर आप लोन नहीं लेते बैंक से
आप अपने पॉकेट से बच्चे को फीस इंटरनेशनल पे करते हो ना, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, या उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा देते हो, तो उस पर 7 लाख से ऊपर जो अमाउंट थी उस पर 5% TCS लगता था। पहले लगता था। हाँ, वो भी एज इट इज है, उसको चेंज नहीं किया गया मेडिकल के लिए और एजुकेशन के लिए। लेकिन अगर आप किसी और कारण के लिए पैसे भेजते हो, मान लो बच्चे की लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, या अपने रिलेटिव को पैसे देना चाहते हो, ठीक है ना, भेजना चाहते हो, उसको पैसे देना चाहते हो, तो उसमें सर आपको 20% TCS पे करना पड़ेगा। किस अमाउंट पे पे करना? विदाउट एनी लिमिट। पहले तो था 7 लाख से ऊपर 5% पे करना पड़ता था, अब उसको 5% से 20% कर दिया, और विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। ये बहुत ही ड्रैकोनिक प्रोविजन है। कुछ आप ये कह लो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, या FEMA में बहुत सी FEMA एक्ट बना है, आपको पता है, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है ना, टू कर्ब द डिफॉल्टर्स। तो इसलिए अगर आप TCS फाइल करोगे, आप अपनी इनकम टैक्स में भी रिपोर्ट करोगे, तो सरकार चाहती है कि आप उसको शो करो, प्रॉपर इनकम अपनी जेन्युइन शो करो, ठीक है। तो ये है, हाँ, ये कि थोड़ा बर्डन जरूर पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो उन पे, उनके पेरेंट्स पे तो बर्डन पड़ेगा, क्योंकि पहले तो पेरेंट्स को बियर करना पड़ता है ना सर, खर्चा लिविंग एक्सपेंसेस पहले तो जी। और दूसरा ये सर टूर पैकेज, उसको मैं कोई गलत नहीं समझता, क्योंकि जो इंटरनेशनल, ओनली इंटरनेशनल टूर पैकेज, डोमेस्टिक नहीं, ओके, ओवरसीज और इंटरनेशनल टूर पैकेज अगर आप बुक करवाते हो टूर ऑपरेटर के थ्रू, तो सर उस पर पहले TCS था 5% बिना किसी लिमिट के, ठीक है, अब हो गया 20%। 20%। बहुत ही, ये भी ड्रैकोनिक प्रोविजन है, क्योंकि आप एक 5 लाख का टूर पैकेज लेके जाते हो, मान लो सिंगापुर जाते हो, दुबई, तो उस पर 20% में 1 लाख तो आपका TCS ब्लॉक हो गया। आप रिटर्न फाइल करोगे तब जाकर आपको मिलेगा। लेकिन एक मैं बताना चाहता हूँ कि सर अभी आपके पास मौका है, क्योंकि ये जो प्रोविजन है 1/7/2023 से एप्लीकेबल है। 1/7/2023 जी। तो अगर आप मई जून में जाना चाहते हो तो जाओ भाई, तब तक तो 5% ही है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई जिसने जाने की तैयारी करनी है वो मई जून में जाए, उसके बाद तो 20% ईजी है, या फिर खुद बुक करवाए, ठीक है ना सर। तो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस हुई हैं सर, 1/7/2023 से एप्लीकेबल होगी। और TDS में कुछ और छोटी छोटी चेंजेस हुई हैं, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या हॉर्स रेसिस पे 194B और 194BB में 10,000 के ऊपर TDS काटते थे। 10,000 पे TDS काटते। उसमें क्या करते थे, जो उसमें लकूना क्या था सर, क्वेश्चंस क्या था कि जो पेयर थे, डिडक्टर थे, वो क्या दिखाते थे, मान लो 1 लाख की आपने विनिंग की ऑनलाइन गेमिंग से, तो वो उसको 10-10 हज़ार की 10 ट्रांजेक्शन दिखाकर ये शो कर देते कि इस पे TDS होना ही नहीं है, क्योंकि अलग-अलग मैनिपुलेट करते हैं। तो सरकार ने अब इसको अमेंड कर दिया सर, 194BA इंट्रोड्यूस करके, कि अब एग्रीगेट पे लगेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया तो एग्रीगेट देखना है, सिंगल ट्रांजेक्शन। हाँ, तो आपको 10 से ऊपर, मान लो 1 लाख कमाया तो TDS लगना ही लगेगा, टोटल अमाउंट जमा करना नहीं पड़ेगा सर। कुछ बेनिफिट्स भी दिए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि NRI के लिए कुछ लोअर 197 में सर्टिफिकेट लेना होता था लोअर डिडक्शन का, वो मुश्किल हो जाता था नील रेट का, तो अब गवर्नमेंट ने इसको 194 LB में अगर आपने सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, तो जैसे अप्रूव्ड फंड्स हैं NRI के, सॉवरेन वेल्थ फंड्स में पैसा लगाते हैं, पेंशन फंड में, तो 1023 FE में उसमें एग्जम्पशन होती है। तो अब 197 में आप एप्लीकेशन दे सकते हो सेसिंग ऑफिसर को लोअर डिडक्शन के लिए। 1 अप्रैल 2023 से ये एप्लीकेबल हो गया। एक बेनिफिट और मिला सर, जैसे पहले क्या, कई केसेस में क्या होता था कि आपने किसी का काम किया, इनकम अक्रूड कर ली, मान लो 21-22 फाइनेंशियल ईयर था, आपने उसकी इनकम अक्रूड कर ली, लेकिन डिपार्टमेंट ने जिसके लिए काम किया, मान लो आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने कॉर्पोरेशन के लिए काम किया, आपने गवर्नमेंट के लिए काम किया, तो उन्हें TDS 2 साल बाद काटा, 23-24 में। आपने तो इनकम ले ली उसको 21-22 में, उन्होंने 23-24 में काटा, तो अब मिसमैच हो जाता था। डिपार्टमेंट कहता था हम आपको रिफंड कैसे दें, फर्स्ट ईयर फंड आपका। तो अब उसको राहत दी गई है SSC को, कि अगर आपका TDS डिले डिडक्ट होता है, इन दैट केस आप उस फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2 साल के बीच में असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकते हो, और असेसिंग ऑफिसर उस पर एक्शन लेकर, उस अगर कोई ऑर्डर पास हुआ आपका जिसमें आपने रिटर्न फाइल की थी, उसको अमेंड करेगा और आपको क्रेडिट मिल जाएगा सर। ठीक है। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। ये 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगी। 1 अक्टूबर 2023। जी सर।
तो ये 244A में सेक्शन में इसको अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया सर। जी सर, आगे प्रोसीड कीजिए। सर आगे है मेरा ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एवं प्रॉपर्टी सेल पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसके बारे में बजट में क्या क्या घोषणा की है? सर हाँ, उसमें मैं एक बताना चाहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैसे तो आपको पता है कि 10% ऑफ द सम एश्योर्ड है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वो एग्जाम्प्ट है अगर 10% तक है। तो अभी सरकार ने पीछे यूलिप में चेंजेस की थी प्रीवियस बजट में कि अगर 2.5 लाख से ऊपर यूलिप की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, हाँ जी, ठीक है ना सर, तो किसी भी प्रीवियस ईयर में तो वो टैक्सेबल है 2.5 लाख से ऊपर, ठीक है ना सर, क्योंकि यूलिप में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती थी। तो अब भी क्या हो रहा है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एसएससी हैं, वो क्या कर रही है, लाइफ इंश्योरेंस पे एज ए इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं। उसमें सर क्या हो रहा है कि 10-10 लाख 20-20 लाख के प्रीमियम जा रहे हैं, ठीक है ना सर। हाँ जी, तो वो अपना एग्जाम्प्ट हो रहे हैं, उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो सरकार को पता चल गया कि ये प्रैक्टिस हो रही है, तो फिर सरकार ने इसकी लिमिट बना दी है 5 लाख की सर। 5 लाख तक अगर आपकी प्रीमियम है सर, तो उसको आप 5 लाख तक का एनुअल प्रीमियम है आपका, हाँ जी, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा सर। वो एग्जाम्पल है। जी सर, यहाँ 5 लाख इन ए ईयर इस मिस यूज ना हो, क्योंकि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ऐसे ही करते थे सर। जो एग्जम्पशन थी ना 10D में सेक्शन 10 की, वो बड़ी बड़ी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर देते थे सर, ठीक है ना सर। तो इसलिए इसको मिस यूज को हटाने के लिए उन्होंने कहा कि एग्रीगेट जो प्रीमियम है 5 लाख से ऊपर अगर है तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सर। इनकम फ्रॉम अदर। जी सर, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यूलिप को छोड़कर, यूलिप में तो लग से प्रोविजन पहले ही दी गई है 2.5 लाख से ऊपर, तो 5 लाख से ऊपर अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल कराना है तो 5 लाख से नीचे नीचे कीजिए सर। हाँ, तो ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है। और ये जो प्रपोज्ड प्रोविजन है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जानी है। एक मैं आपको प्लानिंग बताना चाहूंगा, अगर आपने 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेनी है तो 31 मार्च तक ले लीजिए। 31 मार्च तक ले लीजिए, अभी ले लीजिए। क्योंकि ये 1 अप्रैल 2023 से प्रोविजन एप्लीकेबल है, 31 मार्च 2023 तक नहीं है। तो मेरी एडवाइस है कि अपने कंसल्टेंट को आज ही मिलिए, प्लानिंग शुरू कर दीजिए। अगर आपने 10-20 लाख की पॉलिसी लेनी है, प्रीमियम लेना है, पे करना है, तो 31 मार्च 2023 आपके लिए डेडलाइन है सर। बी अलर्ट। और दूसरी बात की, आपने कैपिटल गेन की सर। कैपिटल गेन में 54 और 54F में एग्जम्पशन दी हुई है। जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हो तो लैंड एंड बिल्डिंग को रेजिडेंशियल में अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो, हाँ, तो 1 साल पहले या 2 साल बाद या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेते हो, तो उसको टैक्स के कैपिटल गेन जो टैक्स होता था वो एग्जम्प्ट हो जाता था सर। ठीक है, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो रहा था, उसको भी मिसयूज हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि बड़ी बड़ी जो नेटवर्थ एसएससी हैं वो ह्यूज डिडक्शंस क्लेम कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी, बड़ी बड़ी डिडक्शन क्लेम कर रहे थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी सेल करके उसका उनको रेजिडेंशियल में रीइन्वेस्ट करके शो कर रहे थे, ठीक है ना सर। बड़े बड़े एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल हाउस की डील हो रही थी, तो ये लकूना था उसमें, ये डिफीट कर रहा था पर्पस को, जो 54F का है। तो उसमें सरकार ने क्या कर दिया कि इसको लिमिट को 10 करोड़ कर दिया सर। 10 करोड़ तक। जी सर, 10 करोड़ कर दिया है। मैक्सिमम डिडक्शन जो आप क्लेम कर सकते हो 54 और 54F में, वो 10 करोड़ है। 10 करोड़। इसके ऊपर मान लो अगर आपने आपको कैपिटल गेन 15 करोड़ हुआ तो 10 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 15 करोड़ इन्वेस्ट करते हो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो आपको 10 करोड़ तक का ही 54-51 बेनिफिट मिलेगा, बाकी भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी सर, 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो गया है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है सर। और एक और इन्होंने किया है कि एक सेक्शन 9 में गिफ्ट की प्रोविजन थी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पहले क्या था सर, सब सेक्शन 1 और सेक्शन 9 में ना डीमिंग प्रोविजन इन्होंने जो थी वो कि जो नॉन रेजिडेंट को आप गिफ्ट देते हो, हाँ जी, 50,000 से ऊपर नॉन रेजिडेंट को, तो वो इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानी जाती थी। उसकी इनकम मानी जाती थी इंडिया में अक्रू हुई है, अगर आप इंडिया में उसको गिफ्ट देते हो, ठीक है, 50,000 से ऊपर का नॉन रेजिडेंट को। तो उसमें मिसयूज क्या हो रहा था कि जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो गिफ्ट ले रहे थे और इसको शो कर रहे थे कि हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं है, ठीक है ना, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है ना। हाँ, तो अब सरकार ने इसको नोटिस में लिया और इसमें अमेंडमेंट कर दी है सर।
कि अगर आपने 50 से ऊपर कोई भी गिफ्ट रिसीव की है नॉन रेजिडेंट विदाउट कंसीडरेशन फ्रॉम ए रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है ना सर, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो कवर कर दिया उन्होंने, हाँ जी 1 अप्रैल 2024 से लागू है, ठीक है। तो 50 से ऊपर अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट विदाउट एनी कंसीडरेशन पर्सन रेजिडेंट इंडिया से कोई गिफ्ट लेता है विदाउट एनी कंसीडरेशन, तो वो इनकम मानी जाएगी डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, इन इंडिया। जी उसकी टैक्स में इंक्लूड हो जाएगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये थोड़ा सा चेंजेस किए हैं सर। जी सर। सर मेन सेक्टर है हमारा इंडिया का जो MSME, हाँ जी बिल्कुल। तो इस बजट में क्या क्या बेनिफिट दिए गए हैं, जो कि हमारा MSME सेक्टर काफ़ी सफर रहा है ड्यू टू कोविड, जी। उसमें बजट में क्या क्या इनको benefit सर दिए? MSME के लिए आगे भी सरकार ने बहुत सी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की थी बजट में भी, जब कोविड हुआ था, तो अब भी सरकार ने MSME के लिए हमेशा तत्पर है। तो MSME के लिए एक तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बोरिंग का, वो 1% रिड्यूस कर दिया 1% इंटरेस्ट रिड्यूस कर जी, दिया जी, MSME के लिए। और इसके लिए एक स्पेशल 9,000 करोड़ का फंड इन्फ्यूज होगा 1 अप्रैल 2023 से, हाँ जी ताकि क्रेडिट गारंटी एक्सटेंड कर दी गई है 1 करोड़ तक। जो MSME सेक्टर है उनको 1 करोड़ तक बिना गारंटी के और बिना सिक्योरिटी के वो लोन ले सकती है, ताकि उनका बिजनेस सफर ना करे, उनकी क्रेडिट वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। हाँ, तो वो प्रोजेक्ट अपना चला सके, बिजनेस रन कर सके। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन 43B(H) में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वो क्या आगे MSME डिलेड पेमेंट जो कंसेप्ट है उसमें, जैसे MSME समाधान में हम देखते हैं MSME पेमेंट बहुत डिलेड हो रही है, उसमें ये माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को कवर किया, सिर्फ नॉट मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस 43B(H) में, कि अगर आपने MSME की पेमेंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं की तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलेगी, ठीक, अगर अमाउंट पेड नहीं है, ठीक है सर। तो ये देखना है। हाँ, MSME एक्ट में ये प्रावधान है सेक्शन 15 में कि अगर आप पे एग्रीमेंट है तो 45 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिनों के अंदर अंदर 15 दिन में। जी जी 15 दिनों के अंदर अंदर। हाँ, ये हो सकता है कि आपने मार्च 25 को बिल रेज किया, बिल रिसीव किया, हाँ जी ठीक है, उसकी पेमेंट आप अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन, यानी कि आप मई 10 तक कर सकते हो ऑप्शन। अगर आपने मई 10 तक पेमेंट कर सकते हो, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो 15 दिन, यानी कि 10 अप्रैल तक कर सकते हो। बस ये क्वेश्चन है, अदरवाइज आपको डिडक्शन लेनी है तो उसी साल पेमेंट करनी होगी, नहीं तो जिस साल पेमेंट करोगे तो उसमें उस साल डिडक्शन मिलेगी। तो ये कॉशियस हो जाओ, MSME की पेमेंट को डिलेड ना करो। जी सर। सर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कि बैकबोन हमारी इंडस्ट्री सेक्टर की है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर की है, प्लस स्टील इंडस्ट्री है, वो रियल एस्टेट है, तो इसके बारे में बजट में क्या क्या प्रिविलेज दी गई है? देखो 66% से जो प्रधानमंत्री हाउसिंग आवास योजना है उसको एक्सपेंड किया गया है, तो उसके लिए एलोकेशन अलग से की गई है। तो आप इसका अगर कोटा इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली ये सर, ये स्टील इंडस्ट्री, ये सीमेंट इंडस्ट्री, लेबर, ये सबको बेनिफिट मिलेगा, फर्नीचर इंडस्ट्री सबको बेनिफिट मिलेगा सर, क्योंकि मकान बनेंगे, नए घर बनेंगे, रियल एस्टेट भी बूम होगी सर। हाँ, तो इस सेक्टर में काफ़ी कुछ किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप को प्रमोट किया गया है, स्पेशली फिशरी, डेयरी में, हस्बेंडरी में, आप ये करो फिश। तो ये सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर फंड जो है स्टार्टअप के लिए एक अलग से सेटअप करेगी, उसको एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के नाम से जाना जाएगा सर। ठीक है। उसके जो क्रेडिट टारगेट है वो भी 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ हाँ इंक्रीज कर दिया गया है, स्पेशली एनिमल हस्बेंडरी, डेयरी एंड फिशरी में। तो इसमें बहुत स्कोप है। आप लोग अगर यंग एंटरप्रेन्योर हो एग्रीकल्चर में, तो इन सेक्टर में आप जाइए, ठीक है सर। तो अच्छा अवसर है। जी सर। सर एक मैं सर आपको एक और कहना चाहूँगा। हाँ जी। ये दो जो इन्होंने चेंजेस किए हैं, जैसे एक हाँ, एक 170A इंसर्टेड किया गया था 2022 में। हाँ जी। उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है कि
कि पहले क्या था सर, अगर आप रीऑर्गेनाइजेशन करते हो बिजनेस का, जैसे अमलगामेशन में या इंसॉल्वेंसी में, ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन होता था, उसमें आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी 139 में। तो उसमें इशू ये आता था कि अगर आपके प्रीडिसेसर ने जो कॉर्पोरेट डेटर था, आपको बिजनेस सेल करने से पहले, ठीक है, अगर उसने रिटर्न फाइल की है, अब दोबारा फाइल करते हो तो असेसिंग ऑफिसर के लिए मुश्किल आती थी, उसको असेसमेंट करना बड़े इशू थे, मॉडिफाई करना बड़े इशू थे। तो अब इसके लिए सरकार के नोटिस में ये आया, IBC के थ्रू भी आया और पॉइंट्स के, तो क्योंकि कोई प्रोविज़न नहीं थी जिससे असेसिंग ऑफिसर फॉलो कर सकता कि मॉडिफाइड रिटर्न जो है वो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे फाइल होगी वो। तो अब मॉडिफाइड रिटर्न को इंट्रोड्यूस किया गया सर, सेक्शन 170A को सब्स्टिट्यूट करके सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। तो उसमें अब आप अगर जो आपने बिजनेस परचेज किया है, रीऑर्गेनाइजेशन किया है, तो आप मॉडिफाइड रिटर्न डायरेक्टली फाइल कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव कि आपने जो प्रीडिसेसर है उसने रिटर्न फाइल की थी या नहीं की थी। अगर की थी तो भी आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर सकते हो सर, ताकि उसकी असेसमेंट ईजी हो सकती है सर, रीअसेसमेंट होनी है, कुछ भी होना है सर, ठीक है सर। तो ये किया गया। एक 276A में पेनल्टी वेव की गई है लिक्विडेटर के लिए। पहले अमेंड किया गया सेक्शन को, पहले लिक्विडेटर अगर 178(1) की प्रोविजन कॉम्प्लाइंस नहीं करते थे सर, तो उन पे पेनल्टी थी, 2 साल तक की प्रोसिक्यूशन थी। 2 साल की जी, प्रोसीजर 2 साल तक की प्रोसिक्यूशन। जी जी। तो इसलिए अब इसको अमेंड किया गया है 276A को, क्लॉज डाली गई है उसमें जो 31/3/2023 से एप्लीकेबल हो, ठीक है ना सर। तो अगर इससे पहले के केस चल रहे हैं तो वो चलते रहेंगे, लेकिन इसके बाद अगर कोई है तो लिक्विडेटर पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो फ्रेश प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं की जाएगी 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023। जी जी। तो ये चेंजेस नहीं है सर। उसके अलावा स्टार्टअप 31/3/2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थी स्टार्टअप के लिए। पहले 31/3/2023 थी, 1 साल बढ़ा दी गई है ताकि वो 100% प्रॉफिट एजम्पशन का बेनिफिट ले सके। और जो 7 साल का बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड था उसको 10 साल किया गया है, अगर आपकी शेयर होल्डिंग चेंज होती है मिनिमम, लेकिन 50% रहनी चाहिए। ओके। तो ऐसी कई चेंजेस और आई हैं सर। तो ओवरऑल बजट ठीक रहा। हाँ, हाउसिंग सेक्टर जरूर निराश होगा क्योंकि ना कोई GST में कोई चेंजेस की गई ड्रास्टिकली, ना कोई इनकम टैक्स में कोई उनको बूस्ट दिया गया है। बाकी साइकिल इंडस्ट्री में कुछ इंपोर्ट ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी है, वो कुछ इंक्रीज की गई है ताकि वो इंपोर्ट को डीमोड करके डोमेस्टिक में लोग जाएं, ठीक है। तो ये कि धीरे धीरे सरकार सभी को कर रही है नोटिस, और जो नोटिस सरकार के आ रहा है तो धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये बजट जो मिडिल क्लास के लिए, कॉमन मैन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा बजट है। अगर हम कुछ सेक्टर्स की बात करें तो अदरवाइज इससे 7 लाख तक की लिमिट बहुत अच्छा स्टेप है सर। और जो जनरल बजट है, हाँ, कुछ हार्डशिप जरूर हुई है, जो 20% TCS कर दिया गया है। हाँ, वो थोड़ी हार्डशिप है। टूर पैकेज के लिए नहीं कह रहा मैं, हाँ, जो बाहर पैसा भेजना होता है केवल लिविंग एक्सपेंसिव बच्चों के लिए, तो वो हार्डशिप होगी पेरेंट्स को। हाँ, तो इतना ठीक से ब्लॉक हो जाएगा पैसा, तो उस पर सरकार को एक बार रीथिंक करना चाहिए ताकि जब ये बजट एप्लीकेबल हो, लागू हो, तो उसको सरकार अमेंड कर सके, इसको कम कर सके। इसी के साथ सर मेरे हिसाब से मैंने आपके तकरीबन क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। थैंक यू सर। सरदार श्री संजीव भंडारी जी का मैं शुक्रिया अदा करदा कि इन्होंने बजट की लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुई है, जो घोषणाएं हुई है, वो साढ़े व्यूअर्स में दसे है, और व्यूअर्स इस चीज़ का पूरा बेनिफिट उठाएंगे। और अगर और किसी किस्म की GST की, OTS की, फाइनांस की, इन्वेस्टमेंट की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो साढ़े ऑफिस हेलो प्रोफेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ऋषि नगर मार्केट आके साढ़े को मशवरा ले सकते हो। थैंक यू सर।